Now we go to the second session, the next session, which will be about where Ms. Tomoko Kawani-san will be speaking about an interesting topic called So Close Yet Still Far, India and Japan. This will be done in Hindi. Uh, Kawani-san is an independent consultant. She has been living in India for the past 28 years and has a fantastic hold command over Hindi, Gujarati, German, and of course the other languages. Uh, uh, to tell you a little bit more about Kawane-san, she is from Suda College of Tokyo, and she had a thesis on Gandhian philosophy. She lives in Gujarat, and she has been the advisor to the government and corporate entities interested in conducting business or setting up industries in India and Japan. She is also the member of the Asia Eurasia Research Institute Tokyo. And she also worked on the post earthquake of Kutch, where she helped Jika. So I will introduce her now to come, and we'll start with that her session. Thank you. Good afternoon and namaskar. This is Tomo Kawane from Japan. मेरा नाम है टोमो कावाने है और मैं आज एक विषय के ऊपर बातचीत करना चाहती हूँ. मेरी जो भाषण का टाइटल है So Close Yet Still Far, India and Japan. मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और इसके बारे में मैंने एक पीपीटी बनाया है, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ. भारत और जापान करीब है लेकिन अभी भी दूर, ऐसा क्यों? मैं 1992 में इंडिया में पढ़ने के लिए आई थी और 94 से गुजरात में रहती हूँ. मेरा नाम है टोमो कावाने है और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में मैं अलग अलग काम कर रही हूँ. सबसे पहले मैं अपनी परिचय देना चाहती हूँ. मेरा जन्म है टोक्यो में हुआ था और मैंने अभ्यास करने के लिए टोक्यो में सुधा कॉलेज में गई और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विज्ञान के विषय मैंने पढ़ाई की थी और बचपन से किसी बड़े देश में जाने का सपना मैं देखती थी. सबसे पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि एक दिन मैं कोई बड़ा सा देश में जाऊं, तो मेरी पहली इच्छा थी कि मैं चाइना देखने जाऊं. लेकिन मेरी पहली विदेश यात्रा हुई थी 1989 में. पहले मैंने ऐसा सोचा था कि चाइना में जाऊं, लेकिन तिएनअनमेन चौक का घटना हुआ था, तो मैंने अपना चीन का यात्रा करने का कार्यक्रम बदल के भारत का यात्रा करने गई थी. और उसके बाद भारत को देखने के अनुभव के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक भारत सरकार के आईसीसीआर स्कॉलरशिप को लेकर मैं वहां पर पढ़ने के लिए 2 साल रहती थी. और जेएनयू में पढ़ने के बाद 94 से खास करके गुजरात में मैं रहती हूँ, पढ़ती हूँ और काम भी करती हूँ और मेरी लगन भी वहां पर हुआ है. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वहां पर मैं खास करके गांधीयन स्टडीज के ऊपर अभ्यास कर रही थी और मेरे प्रोफेसर प्रियवदम एम पटेल प्रोफेसर के साथ मैंने वॉलंटरी सेक्टर के ऊपर पढ़ाई की है. सबसे पहले मैं आज के विषय के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि भारत को देखना और भारत से सीखना, इस अनुभव के बाद मेरी विचार काफी बदल गए हैं. समस्या
क्या है जापान के बारे में और इंडिया के बारे में, उसको सोचने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत है कि जहाँ से आपको सीखना है, वहाँ पर जाके खुद देखना और लोगों से मिलना। मैं इस बात को सबसे ज़्यादा महत्व गिनती हूँ। जापान जाने से पहले मैं हमेशा ऐसा सोच रही थी कि जापान में जो भी नई-नई चीज़ें या न्यूज़ जो देखने को मिलती हैं, वो ख़ास करके यूरोप की ओर से आती हैं या तो अमेरिका की ओर से आती हैं। और लोग भी पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले ऐसा सोच रहे हैं कि यूरोप में जाएँ या अमेरिका में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ। देखिए इंडिया में जाने वाला कोई नहीं था मेरे आस-पास में। तो मैंने सोचा कि इंडिया में जाके मैं कुछ सीख सकती हूँ, कोई नई चीज़ देख सकती हूँ, जो यहाँ पर जापान में नहीं बताया गया है। ये सोचकर मैं इंडिया में गई थी। एक और बात ये थी कि जापान के अपनी नज़र वो बहुत कम होती है। हमेशा मैं ऐसा सोच रही थी कि आपको जो पढ़ने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय विषय के बारे में, तो इंग्लिश की अनुवाद की हुई किताब, ऐसी चीज़ों से आपको सीखने को मिलती थी। लेकिन खास करके एशिया में जो रहने वाले लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, ऐसे छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन उसको सीखने के लिए इतना मौका नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये समझने के लिए मुझे अपनी भाषा जापानीज़ के अलावा एक और भाषा खास सीखना चाहिए। तो मैं इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करती थी। सबसे पहले इंडिया के जाने के बाद मेरी विचार कैसे बदल गई, वो मैं बात करना चाहती हूँ। वहाँ पर पहली बार मैंने अपना कदम रखा था, तो वो जगह अहमदाबाद थी। अहमदाबाद में गांधी जी का एक संस्था है कि साबरमती आश्रम, जहाँ पर स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लोगों ने मिलकर साथ में जीवन बिताकर साथ-साथ में लड़ाई भी कर रही थी। उस जगह को देखकर मुझे बहुत ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों की भाषा सीख सकें, तो यहाँ के लोगों के विचार ज़्यादा समझ सकते हैं। जब आप स्थानीय भाषा बोलते हैं, तो जो दुनिया आप देख सकते हैं, उसका विस्तार होता है। तो गुजरात में मैंने ऐसी पदयात्रा की थी कि साबरमती आश्रम से गांधी जी का जन्म स्थान कीर्ति मंदिर तक लगभग 450 किलोमीटर। वहां पर एक सीखने को मिला कि एक दूसरे को जानने के लिए अलग-अलग तरीका होता है। भाषा एक है, संगीत है, गाना है, नृत्य है, या आपके कपड़े हैं, या आपके चेहरे में क्या-क्या आता है। हंसी आती है कि दुखी आती है कि कुछ और सोच आती हैं। वो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि आपको लोगों के बीच में रहना और लोगों को देखना और लोगों से सीखना, लोगों के साथ खाना खाना, लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ नाचना, गाना, हँसना, या तो कभी-कभी तो रोना भी। तो मुझे ऐसा अनुभव होने के बाद बहुत अच्छा लगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये सब कुछ मेरी अंग्रेज़ी के कोई काम नहीं आई थी। अंग्रेज़ी भाषा ऐसी भाषा है कि आप
शहर में काफी लोगों के साथ बात कर सकते हो, लेकिन एक बार आप गांव में जाओगे तो इतना काम नहीं हो सकता। आपको लोगों की भाषा सीखना पड़े या तो लोगों की मदद लेना पड़े कि आपको कोई समझे और समझाए। तो इससे मुझे एक विचार आई थी कि जापान और इंडिया हमेशा साथ साथ है, और हमने खास ऐसा घटना भी नहीं हुई है कि कोई झगड़ा करे कि लड़ाई करे एक दूसरे को मारने का, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया और जापान में अभी भी दूरी है, बहुत है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है। तो ये इसका कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तो यह है कि लोगों के संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से मिलना, ऐसा मौका काफी कम है। और दूसरी चीज ये है कि चीजों के आना जाना, ट्रेड, व्यापारी, वो दूसरे देश के सामने काफी कम है। एक व्यापार की बात करते हैं तो जापान में और इंडिया में ये एक डेटा को देख सकते हैं कि जापान किसके साथ व्यापार ज्यादा करता है और इंडिया भारत किसके साथ करते हैं। तो टॉप 3 में जापान के लिए एक आती है चीन, और दूसरी आती है कि अमेरिका, यूएसए, और थर्ड में ताइवान, और 22वीं में आती है इंडिया। और इंडिया के साथ जो व्यापार का है उसका टका सिर्फ 1.1% है। और इंडिया को देखो तो इंडिया के लिए व्यापार का टॉप 3 कंट्रीज, वो देश कहाँ पर है? एक तो यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरी चाइना, और तीसरे में आते हैं यूएई, और 12वीं में आती है जापान। और जापान में सिर्फ जब इंडिया में सिर्फ अ, जापान का जो व्यापार है 2.2% इतना ही है। और आप लोगों के बीच में क्या क्या संबंध होती है, क्या आना जाना होता है, वो हम देख सकते हैं। तो जापानी आगंतुकों के संख्या को देखें तो चीन के सामने इंडिया के लोग 240,000 इतने आते हैं, लेकिन चीन के लोग इसका 11 गुना की संख्या में जापान में आते हैं। और आप जापान में विदेशी कितने कितने आते हैं वो देख सकते हैं। तो इंडिया से इतने आते हैं कि 27,000, और चीन से आते हैं 10,70,000। तो ये भी ऑलमोस्ट 40 गुना है। अब जापान में पढ़ाई करने के लिए छात्रों की संख्या क्या है वो हम देख सकते हैं। तो लगभग इंडिया और चाइना के इंडियन स्टूडेंट्स और चाइनीज स्टूडेंट्स के बीच में इतना सा फर्क होता है, 70 गुना के फर्क होता है। और विदेशी जो निवासियों का संख्या को देखें तो भारतीय रहते हैं कि ऑलमोस्ट 40,000 लोग, और उसके लगभग 20 गुना के लोग, 20 गुना के चाइनीज लोग यहाँ पर जापान में रहते हैं। और जापानी निवासियों की संख्या को देखते हैं तो इंडिया में
10,000 से भी कम है, लेकिन उसका 12 गुना जितने जापानीज चीन में रहते हैं। और आप जापानी भाषा को सीखने वाले को देखें, संख्या क्या है, ये भी चीन के सामने काफी कम है। और स्थानीय सरकारों के बीच आदान प्रदान क्या क्या होता है, उसकी जोड़ी कितने हैं, तो इंडिया के साथ सिर्फ 6 है और चीन के साथ तो 375 है। और अब हवाई जहाज के आना जाना को देखें तो इंडिया के लिए सिर्फ हफ्ते में 3 फ्लाइट है और चीन के लिए जापान से 22 फ्लाइट है। तो उसके बाद लेकिन जापान और इंडिया के साथ संबंध बढ़ता है क्या नहीं, वो देखने के लिए हम ऐसा 4 चीजें को देख सकते हैं। एक तो प्रवास, काम, और तीसरी विदेश विदेश के अध्ययन और विवाह। ये 4 चीजों को लेकर हमारे बीच में और दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ता जाएगा। लेकिन आज भी ये मुझे सुनने को मिलता है कि जापान तो मालूम है लेकिन जापानी को हम नहीं जानते हैं, ऐसा भारतीय कहते हैं। और जापानी लोग ऐसा भी कहते हैं, भारत तो हम जानते हैं लेकिन भारतीय के बारे में हम अभी भी नहीं समझ सकते हैं। और ये भी ऐसा बोलते हैं कि जापान तो मालूम है लेकिन जापानी भाषा हमें नहीं मालूम। टोक्यो में रहने वाले भारतीय में से ऐसे बोलने वाले भी कुछ कुछ होते हैं। और उससे ज्यादा संख्या में मुझे ये सुनने को मिलता है, भारत तो ठीक है मालूम है, हम अलग अलग जगह पे देख सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं की जानकारी हमें नहीं है। अब इंडिया में, भारत में लोकप्रिय विदेशी भाषाएं के बारे में सोच सकते हैं कि व्यापार तो कम है लेकिन जापानीज लैंग्वेज, जापानी भाषा की स्थिति है वो 5वीं में आती है। सबसे पहला फ्रेंच भाषा सबसे लोकप्रिय गिनते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, और दूसरी स्पेनिश, और तीसरी में जर्मन, और चौथे में चीनी। तो जापानीज को सीखने का लोग बहुत ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से जापानी भाषा को सीखें और हमारे पढ़ाई में, हमारे काम में अच्छी तरह उपयोग कर सके और हमारा कदम आगे बढ़ सके। ये एक फोटो है कि 2019 में मैंने एक लेक्चर दी थी मोसाई के इनविटेशन पर। तो मोसाई ये मोम्बुशो स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसा नाम की संस्था है कि यहाँ पर ऐसे लोग इकट्ठे करते हैं कि जापान सरकार से जो पढ़ने के लिए, जापान में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला है, इन लोगों के संगठन है। और वो लोग अभी तक हर साल कुछ न कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि हम एक दूसरे से सीखें। तो मुझे एक विषय ऊपर बात करने के लिए उन्होंने बुलाया था कि गुजरात में जब भूकंप हुआ था उसका अनुभव, और उससे जापान और इंडिया में क्या क्या अच्छा संबंध सीखने के लिए और बनाने के लिए सीखने वाली बातें मिली, उसके बारे में मैंने बताई थी। तो एक ऐसा इनिशिएटिव होने की वजह से बहुत लोग मिल सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो पहले पढ़ने के लिए गए थे जापान में,
वो लोग वापस इंडिया में आके अभी भी इंडिया और जापान ये दो देश के लिए अच्छा सा संबंध बनाने के लिए काम करते हैं। मेरे अनुभव से कुछ सुझाव मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहला तो यह है कि आसपास के लोगों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जापान में भारतीय है और भारत में जापानी है। तो जापान में रहने वाले भारतीय का संख्या है, ये आज कर का डेटा है, 9,000 से ऊपर है। और जापान में इंडिया में रहने वाला जापानी का संख्या है, ये है ऑलमोस्ट 40,000 है। तो इतने सारे लोग हैं। तो अगर आपको अपनी भाषा ही बोलना आती है और दूसरों की भाषा नहीं आती है, तो भी आसपास के भारतीय या तो आसपास के जापानी लोगों के साथ बात करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एक कदम आगे और बढ़े तो मैं तो जरूर ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी दुनिया आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग भाषाएं को सीखने की वजह से आपके सामने ऐसे लोग आएंगे कि पहले आपकी भाषा में या इंग्लिश में आप बात भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने दो इमेज थोड़ा सा बना के देखा है। और एक तो जापानीज और दूसरे भाषाएं जापान में है, तो आपको कैसा स्थिति में होगा, कैसी कैसी स्थिति में होगा, क्या क्या हो सकता है। और अंग्रेजी और दूसरे भाषाएं, अगर इंडिया में आपको भाषाओं के बारे में सोचना है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा मैंने इमेज करके बता रही हूँ। और ये ऐसा है कि जापानी भाषा है और उसके ऊपर अलग अलग विदेश की भाषाएं आजकल जापान में उपयोग होती हैं, तो उसका इमेज है। अब इसका जो हर एक के साकर के साइज है, गोल गोल जो है उसका बढ़ता जाएगा। और अलग अलग भाषाओं के अपनी जोड़ होगी। वही बात इंडिया में भी होगी कि इंग्लिश, एक मैंने लाल सागर में बताया है कि इंग्लिश और दूसरे जो भारतीय भाषाएं हैं इनके साथ मिलकर ऐसा तस्वीर हमें देखने को मिलेगा, ना कि इंग्लिश भाषा सभी जनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बोलने के लिए, उपयोग करने के लिए काम आएगा। ये अनेक भाषाओं के एक है, इंग्लिश अनेक भाषाओं के एक है, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ। तो अलग अलग भाषाएं सीखने की वजह से आपका भारत के बारे में या भारतीय के बारे में क्या क्या विचार है वो बदल सकता है। और आप अपनी नजर से ये देश को और लोगों को अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जापान और भारत आजकल जो भी थोड़ा सा दूर लगती हैं, लेकिन भविष्य के मानव आदान प्रदान के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं अभी यहाँ पर एक एक करके मैंने लिखा है। तो एक दूसरे के लिए दूसरों की भाषा सीखें। और दूसरी बात, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आ, संगठन और नोच बनाना। और तीसरी बात यह है कि शिक्षा को बढ़ाना। और चौथी बात यह है
कि लोगों के बीच बातचीत करने का मौका बनाना। ये मेरी प्रेजेंटेशन है और आज मैं आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं ये लास्ट एक तस्वीर के बारे में इसको सामने रख के मैं बात करना चाहती हूँ कि ये लेडीज, महिलाएं और गांव के लोग मेरे साथ खड़े थे और मेरे साथ लगभग 2-3 घंटे बात कर रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इनकी भाषा गुजराती में बोल सकती हूँ, तो इनकी समस्याएं समझ सकती हूँ और इनके घर की बातें ये लोग बताते हैं। मैं भी अपने अनुभव बताती हूँ और छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ये भी बताते हैं कि क्या-क्या पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए और क्या हम सोच सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। ऐसा अलग-अलग विचार होती हैं। तो आज मैं ऐसा चाहती थी कि अलग-अलग लोगों के साथ बात करना, उसके लिए हम कितना तैयार हैं। हमेशा ऐसा सोचते हैं कि थोड़ी-सी तैयार ज़्यादा करनी पड़े, तो मेरी बात अच्छी तरह से सामने वाले को समझ आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि चलो ठीक है, ये मैं बना के बात तो करूँ, लेकिन जो भी बात करनी हो, तो लोगों से मिलकर बात करना सबसे ज़्यादा बढ़िया है और इससे ज़्यादा बढ़िया बात नहीं होती है। आज ये जो मौका मिला है हमें, इसके बारे में मैं थोड़ी-सी विचार करना चाहती हूँ और थोड़ी-सी चर्चा करना चाहती हूँ कि जापानीज़ जापानी होने की वजह से मुझे कई लोगों ने ऐसा पूछा कि आपको किमोनो पहनना आती है? साफ-साफ बोलूँ तो मुझे नहीं आती हैं और आपको कराटे आती है या तो आपको जो भी मार्शल आर्ट है, जैसे जूडो है या कुछ है, आप जापानी है तो कुछ तो आती होगी। तो मैं इनको हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आती है, सॉरी मुझे समझ में नहीं आती है और मैंने कभी किया भी नहीं है। तो ये एक बात है कि इंडिया से जापान आने के बाद मुझे ऐसा एक समझ आई कि लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग हैं, हम जापान से आए हुए लोग हैं। हम दूसरों को कुछ बताने के लिए हमारे अंदर ऐसे अनुभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये जो कोनिचिवा पुणे है, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है कि एक दूसरे को अपने संस्कृत, अपने विचार, अपने अनुभव के बारे में अलग-अलग लोगों को इकट्ठे करके बता सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने अनुभव बताऊँ और साथ-साथ में दूसरे का अनुभव बताऊँ या दूसरे के जो कला है, वो बताने के लिए मैं कोशिश करूँ। तो इसके बाद ऐसा है कि एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं सीनियर रिसर्चर के रूप में ये साल से जुड़ी हूँ। वहाँ पर एक प्रेज़ेंटेशन करना चाहते हैं, केओ यूनिवर्सिटी और उसके अलावा आज रात को एक एडो दाइकागुरा करके टोक्यो के कला है, जापान के कला है, उसके बारे में एक लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए मैं एक आर्टिस्ट को मदद दे रही हूँ और कल किमोनो के परफॉर्मेंस होगी, लाइव परफॉर्मेंस होगी। उसके लिए भी मैंने एक मेरी फ्रेंड को कांटेक्ट की है, तो वो भी साथ-साथ में करेंगे और उसके अलावा जो संगीतकार हैं, टिम हॉफमैन का, उनका म्यूज़िक भी है और महाभारत का जो थिएटर को टोक्यो में परफॉर्मेंस का किया था,
अगस्त में। मिस्टर कोइके हिरोशिका, उनका टॉक भी है और उनका परिचय भी है, परफॉर्मेंस का वीडियो वगैरह भी है। और एनिमेशन के दुनिया में एक रामायण एनिमेशन इंडिया जापान का कोलैबोरेशन का काम हुआ है। उसमें लगभग 400 से ज़्यादा एनिमेटर्स साथ में काम किया है। उनकी टीम में खास एनिमेटर थे मिस्टर इशिगुरो। उनका इंटरव्यू मैं करने वाली हूँ, हमारे टॉक होगी, तो वो भी देख लीजिए। और आज तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि इस समय साथ-साथ में अलग-अलग विषय के बारे में विचार कर सकते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म को लेकर, और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि पैंडेमिक के रूप में, पैंडेमिक के में टाइम में हमने बहुत सीखा है, और एक डिजिटल फ़ॉर्म में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, और उसका मौका लेकर मैं आज प्रेज़ेंटेशन कर सकती, और उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।